नमस्कार दोस्तों, 4 PM में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। भले ही अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है सियासी, वो अपने आप में हर किसी को हैरान भी कर रहा है। क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का 8 सालों का फलसफा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बयानबाजी है। और ये बयानबाजी अब उस तरह से आगे बढ़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं इत्र नगरी का और जिक्र कर रहे हैं गौशाला का। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से और केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको सुगंध पसंद है और भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, लेकिन दुर्गंध को उन्होंने जिस तरह से गौशाला से जोड़ा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, अब ऐसा लग रहा है। देखिए, ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी और इस तरह की बातें कही जाएंगी। सपोज मैं उदाहरण देता हूं कि हमारे नेता को प्रतिदिन औरंगजेब से जोड़ा जाता है, प्रतिदिन मुसलमानों से हमारे नेता को जोड़ा जाता है, पार्टी के वर्कर्स लीडर्स सबको मुस्लिम परस्त और पता नहीं किनकी किनकी औलादे कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिबेट नहीं होता। वो बोलते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन अगर हमारे कोई सांसद सदन में खड़े होके इतिहास का एक पन्ना पलट देते हैं तो भूचाल आ जाता है देश में। लोग घरों से निकल जाते हैं, लोग किसी का घर तोड़ने लगते हैं, किसी के साथ जाति करने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं, पुलिस को मारने लगते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच इस देश में है, इससे ही लड़ाई समाजवाद की है। इस बात को लेकिन याद मनोज जी, रखिएगा। मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं करती है क्या? करती है ना, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है आप उनको सपोर्ट करते हैं, कहती है, यही बात तो कह रही है। नहीं, क्यों? ये बीजेपी को किसने राइट दिया? मुसलमान इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। मुसलमान क्या इस देश से बाहर है क्या? या उसको हमसे ज्यादा और आपसे कम अधिकार है? ऐसा तो है नहीं। मैं एक बात कहता हूं, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछ लिया। नहीं, हम तो आपने ब्राह्मणों को भी सम्मान करते थे। मैं तो ब्राह्मणों का, हमारी पार्टी भी सम्मान करती, क्षत्रियों का भी सम्मान करती, जाट कम्युनिटी का भी सम्मान करती। कौन सी ऐसी जाति है जिससे हम नफरत करते हैं, हमको बताइए। लेकिन हमारे नेता को रोज कहा जाएगा। तो हमारे नेता ने अगर कन्नौज के लेके कोई बात कह दी है तो बीजेपी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और हम इसलिए कह रहे हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कही है। बीजेपी ने लगातार 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ गौशाला की बात की है, गाय की बात की है। इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ? कितने परसेंट गौशाला में जानवरों की देखभाल हो रही है? और दुर्गंध की बात इससे कि उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। आपने लेकिन कहा नहीं, कि हम गाय को, मनोज जी, हाँ, नेता नेता जो होते हैं शब्दों को घुमाते बहुत हैं। केपी मलिक जी हमारे साथ मौजूद है, केपी मलिक जी से समझते हैं। केपी मलिक जी, देखिए, शब्दों का बड़ा महत्व है, राजनीति में हो या फिर सार्वजनिक जीवन में हो। आप जो कहते हैं वही आपकी भावना समझी जाती है। तो अगर आप दुर्गंध को जोड़ रहे हैं गाय से, गोबर से और इन सब तमाम चीजों से जोड़ रहे हैं, तो लोग इसे अपमान के तौर पर देख रहे हैं। अब लोगों को कैसे समझाइएगा कि आपकी भावना ये नहीं थी, ये थी। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे सबके अपने अपने मायने हैं, अपने अपने मतलब हैं। अभी मनोज जी ने कहा कि भाई उसमें हमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो आप गौशाला की बात कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनको गौ माता में से बदबू आ रही है। तो अपने लिए जो जो हमें सूट कर, जो जो चीजें हमें सूट, हम अपने हिसाब से उसको ठीक करते हैं, ठीक मानते हैं। देखिए आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दूसरे सियासी दलों को प्रयोग कर रही है उनके बोलने कहने से। अब इन्होंने तो कहा कि भाई हम तो सबको एक समान समझते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो,
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, जाट हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपना नैरेटिव बना रही है ना, और नैरेटिव में वो काफी हद तक कामयाब भी है। आज तक तो कामयाब है, अब कल क्या होगा वो पता नहीं है। जो अभी रामलाल सुमन जी का जो भाषण हुआ लोकसभा में, उसमें कुछ गलत बात तो है नहीं, वो तो उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य रखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके चेलों को एक मौका मिल गया और उसको उन्होंने एक नैरेटिव बना लिया। तो ये किस संदर्भ में अखिलेश यादव ने बयान दिया है वो तो अखिलेश यादव जाने, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक टूल है, अपना एक सिस्टम है, अपना एक नेटवर्क है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस चीज का प्रयोग करती रहती है। अब ये ऐसे हालात में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को उस चीज को समझते हुए, देखिए अगर आपको सियासी लड़ाई लड़नी है और आपके सामने कौन है, अगर आप उससे सैद्धांतिक लड़ाई लड़ेंगे तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। आपको उसी तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप देखिए, अगर आप शिकारी को देखते हैं, हिरन है, हिरन के साथ शेर की लड़ाई होती है या किसी दूसरे जानवर के साथ लड़ाई होती है, तो आपको पैंतरेबाजी उसी तरीके से करनी होगी। लेकिन केपी मलिक जी, मुझे जो लगता लड़ाई है कि एक जवाबदेही जनता के सामने है। अगर जनता को आपकी बात समझ में आएगी तो आपको वोट भी मिलेगा, आपको सिराकों पर बैठाया जाएगा। अखिलेश यादव जी एक बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बन चुके हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन योगी जी 2 बार से बन रहे हैं, ये भी गलत बात नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो तीसरी बार की लड़ाई है, अब तीसरी बार में किसको कुर्सी मिलेगी, इस बीच ये बयानबाजी हो रही है, और इस बयानबाजी के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो कुछ अलग है मनोज जी। अब इस बयानबाजी के बाद क्या समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नहीं है, जो अभी तक फ्रंट फुट पर लग रही थी? जो संसद में बयान दिया गया आपके सांसद के द्वारा, उसके बाद जो आगरा में हमला हुआ उनके घर पर, तो लग रहा था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन अब आप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं इस बयान के बाद। हिमांशु जी, मैं मनोज जी से पहले इजाजत लेते हो, बस 2 शब्द इसमें जोड़ देता हूँ। देखिए, ये जो भी बयान अखिलेश का आया है, धरातल पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जनता भी चीजों को समझती है और हमारे देश की जनता बड़ी भुलक्कड़ है। अभी चुनाव में 2 साल हैं, इस चीज का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप बात करते हैं गौ माता की, गौ माता के तमाम जो रिजल्ट हैं, परिणाम है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। आप गौ माता की रक्षा करें, आपने प्रतिबंध लगाने से रक्षा हो जाएगी क्या? आपने प्रबंध क्या किए? आज झुंड के झुंड जो है आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं, आप खाली गौ माता की रक्षा कैसे कर लेंगे? आपको जो गौ के साथ बछड़ा है, बैल है, उसकी भी तो रक्षा करनी होगी। तो ये सारी चीजों पे क्या सरकार कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका भी जवाब उनको देना होगा। जी ठीक है, मनोज जी के पास आता हूं। मनोज जी बताइए। देखिए, जो आप अपनी सवाल पूछे हैं कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पे जाएगी, सवाल ही नहीं उठता इस बात का। अभी मलिक साहब ने एक बड़ी बात कही कि बीजेपी जिस पैटर्न से समझे उस पैटर्न से लड़ना चाहिए। बड़ी सैद्धांतिक लड़ाई बीजेपी से नहीं लड़ी जा सकती। तो समाजवादी पार्टी को मालूम है कि इनको हमको किस पिच पे लाना है, किस पिच पे लड़ाई लड़नी है, लड़े ना, क्या फर्क पड़ता है। गणनी सेना को आगे किया, हम तो चाहते थे बीजेपी आगे आए, बीजेपी के लोग आए, मंत्री आए, विधायक आए 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 प्रदर्शन करे, पता चलेगा। वो तो एक नैरेटिव बिल्डअप होगा ना सोसाइटी में कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। हमारा सबका एक ही बात कहना है बार बार, कन्नौज में इत्र का उत्पादन दुनिया के बहुत ही नामचीन देशों में, जैसा फ्रांस में होता था, इसके बाद भारत में कन्नौज में होता था, और उसकी एक बड़ी महत्ता थी। क्या मौजूदा सरकार ने अब तक उसको बढ़ाने का काम किया है? नहीं किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां के सांसद हैं, और ये जिम्मेदारी बनती है एक सांसद की कि वो बताए, सिंबॉलिक रूप से बताए, कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे जिससे कि सरकार को समझ में आए। परफ्यूमरी पार्क डेवलप करना चाहते थे वो वहां पे, उसका तमाम सारा काम करवा दिया था। क्या हुआ? शुरू हुआ क्या? गाय की बात और गोबर की बात और गौमूत्र की बात करने वाली सरकार से पूछता हूँ, गाय माता का प्लांट लगा था वहां, दूध का, गाय के दूध का प्लांट कन्नौज में लगा था, क्यों बंद हो गया? प्रधानमंत्री साहब ने उसका उद्घाटन किया था। क्या गाय की महत्ता कम हो गई? गाय के दूध को लोग दूध नहीं अमृत कहते हैं। ये बात हिमांशु जी आप ध्यान से सुनिए और भाजपाइयों से पूछिएगा जब मौका मिले कि अमृत रूपी दूध का फैक्ट्री क्यों बंद हुआ, क्या कारण? आपने कितना प्रोडक्शन और बढ़ा दिया?
आप सिर्फ नैरेटिव बिल्डअप कर दोगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, आप कह दोगे कि हम यादवों की पार्टी हैं, तो आपका नैरेटिव चलने देंगे। जो बात बीजेपी के लोग चाहते हैं जिस पिच पे, उसी पिच पे लड़ाई होगी। ईद के बाद चूर से चूर हिलाएंगे इनकी। अगर नहीं कार्रवाई की तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन होगा, जो हमारे सांसद के खिलाफ किया है। और हमारे नेता न तो बैकफुट पे कल गए थे, ना आज गए, ना भविष्य में जाएंगे। हमारा मुद्दा किसान है, हमारा मुद्दा नौजवान है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़े दलित समाज के आरक्षण की लड़ाई है, हमारा मुद्दा गाय है। लेकिन गाय की सेवा होनी चाहिए। एक कोई प्रसून जोशी टाइप का, या जो भी उसका नाम था, वो जोशी के कोल्ड स्टोर में कितने टन गाय का मांस पकड़ा गया, और छह दिन में जमानत हो गई उसकी। योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं किस धुन में, किस राग में मस्त है कि गाय माता का इतने टन मांस रखने वाला व्यक्ति जोशी की 6 दिन में जमानत हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। ठीक है, केपी मलिक जी देखिए, अभी मनोज जी कह रहे हैं हमारा जो असल मुद्दा है वो बेरोजगारी है, किसान है, युवा है, या पिछड़े समाज के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 8 साल का अपने बखान कर रही है योगी जी का, तो कह रही है कि देखिए हर सेक्टर में हमने उपलब्धि हासिल की है। केपी मलिक जी कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और वो तो तमाम उपलब्धियां गिनाएगी ही। और दूसरा, समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां हैं, कब वो किसान का करेंगे, लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे, आज के दिन आप देखेंगे, उनका फर्ज बनता है विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का, सरकार की कमियों को उजागर करने का। जो जनता त्रस्त है चीजों को लेके, उसको पुरजोर तरीके से उठाने का फर्ज विपक्ष का बनता है, जो समाजवादी पार्टी को उठाना आज चाहिए। की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आप जाइए, सर्वे करिए, नीचे ग्राउंड पे देखिए आप। ये तो एक परसेप्शन बन गया था कि योगी जी ने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी, और वो उनके पहले 5 साल में धुल चुका है। पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे, लोग त्राहिमाम है। पुलिस जो है अपना डंडा ऐसे चला रही है कि आप सोच नहीं सकते, कोई सुनवाई नहीं है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में परसों एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, और हमें उनकी डेड बॉडी लेने के लिए 6 घंटे लगे हैं। और जबकि हमने मुख्यमंत्री के ऑफिस में फोन किया, वहां पे डीएम एसपी सबको फोन किया, हम कैपेबल लोग हैं। अगर हमें 4 घंटे लग सकते हैं डेड बॉडी लेने के लिए, एक नॉर्मल उनका हार्ट अटैक आया और उनका पोस्टमार्टम कराया, हॉस्पिटल में दिखाया, उनको छुड़ाने के लिए हम जैसे ऐसे पत्रकारों को इतना टाइम लग सकता है, तो एक आम आदमी की क्या स्थिति रही होगी भाजपा की सरकार में, आप समझ लीजिए। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है, जिसका ढोल पीटते हैं ये गन्ना किसानों का पेमेंट हो गया। आज तक पिछले साल का वेस्टर्न यूपी के किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। शुगर मिल पैसा नहीं दे रही है। शुगर मिल की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो पैसा नहीं दे रही है? क्योंकि वो नेताओं को, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनको पैसा मिल दे रही है, इसलिए वो किसानों को पैसा ही नहीं दे रहे। वेस्टर्न यूपी जैसा एरिया जहां पे धनाढ्य किसान रहते थे और उनको माना जाता था कि गन्ना किसान रहते हैं, वहां पे आज आत्महत्या के केस आ रहे हैं हर साल। पिछले साल भी आत्महत्या हुई थी, अभी कुछ दिन पहले किसान ने आत्महत्या की है। एक किसान के घर पे कुड़की हुई है, जिसका भाई शहीद हो गया, एक भाई सेना में शहीद हो गया, एक को कैंसर है, तीसरा बीमार है, और उनके घर की कुड़की हो रही है। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है जी, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है। मेरे लिए समस्या, मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई है। मनोज जी के लिए क्या है? मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐसी कोई समस्या ही नहीं जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में व्याप्त ना हो। हर व्यवस्था एक समस्या बन गई है, हर व्यवस्था। एक जज है कोई, हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच का, वो कहते हैं कि किसी लड़की का अगर नारे में हाथ डाल दिया जाए तो उसको रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाए, उसके साथ इस तरह की चीजें कर दी जाए तो रेप की वो श्रेणी में नहीं, छेड़छाड़ की श्रेणी में आएगा, उसको रेप नहीं समझा जाए। मतलब महिलाओं की भावनाओं तक न्यायपालिका में कदर नहीं होगी, ये इस तो तरह के जुडिशरी का इशू हो गया बयान ना आता सर। है। नहीं, अरे जुडिशरी कहीं अलग है क्या?
भाई ये हाथ है, इसको इधर रखे हो, जुड़ा तो है ही है ना जुडिशरी। वो तो बताइए ना, सरकार के पक्ष में तो पता नहीं कितनी चीजें भावनाओं के आधार पे हो जाती हैं, सबूतों नहीं भावनाओं के आधार पर, हिमांशु जी। लेकिन ऐसा नहीं तो है, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कई ऐसे फैसले भी सुनाती है जिसमें सरकार को फटकार लगाती है, सरकार को डांटा जाता है, अधिकारियों को डांटा जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी आपने मलिक साहब जानते होंगे, अभी वो दिल्ली वाला जो नोटों वाला घर देखा था ना आपने, कितने नोट हाँ। थे और कितने जल गए, अभी तो मालूम होगा। तो मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि हर व्यवस्था में पूरी समस्या बन गई है। पत्रकारिता में समस्या, न्यायपालिका में समस्या, और कार्यपालिका में समस्या, विधायिका में समस्या, हर जगह समस्या है। और जब बीजेपी के विधायक ही 8 साल का ढिंडोरा पीट रहे हैं, बीजेपी के विधायक वहां नंद किशोर गुर्जर वहां पे गाजियाबाद में वो कूटे जा रहे हैं, उनका कुर्ता फाड़ा जा रहा है, उनको पुलिस मार रही है। वो राम कथा सुनना चाहते हैं, राम कथा की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, वो निकालने नहीं दिया जा रहा है। तो कौन सी विषय बताऊं, आप पूछिए मुझसे कि मनोज जी उत्तर प्रदेश के किस विषय पे समस्या नहीं है, तो मैं अच्छा आपको मनोज जी, बताऊं। आप कह रहे हैं हाँ, कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, जैसा भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी हम वैसे ही जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ जी अभी एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने यही बात कही। वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा जवाब देने का ही वक्त है, और जिस तरह से ये लोग जवाब देंगे उसी तरह से हम भी जवाब देंगे। अब बताइए, ईंट से ईंट टकरा रही है, होगा क्या, किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए योगी जी अगर जैसे के तैसे पे आ गए तो योगी जी का बड़ा नुकसान होगा, पर्सनल भी और उनकी दल का भी। क्योंकि वो जब टकराहट होगी ना, तो वो टकराहट पीडीए से होगी, जो वो जिधर वो ले जाना चाहते हैं डिबेट, वो पीडीए से टकराहट होगी। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी। तो अब अगर वो टकराहट होगी तो फिर तो तकलीफ तो होगी, और हम चाहते हैं तो आप हमसे टकराओ, अपनी पिच पे हम आपको लेके आएंगे। क्योंकि भाजपा की जो खासियत है ना, कि वो अपनी पिच पे लेके जाती है, समाजवादियों की अपनी खासियत है। हम अपनी पिच पे चुनाव भी लड़े थे 2024 में, और अपनी ही पिच पे 2 साल इस सरकार से सवालात पूछेंगे। और मैंने लेकिन कहा ना कि ईद के बाद कि सरकार को इस बात का इल्म हो जाएगा, हिमांशु जी, कि समाजवाद और समाजवादी होते कैसे हैं। अभी तक तो बड़ा सुंदर सुंदर और बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा सब कुछ देखा है, अब उनको बड़े पैमाने पे समाजवादियों से लोहा लेना पड़ेगा। और अगर क्या उत्तर इसे प्रदेश एक की तरह से व्यवस्थाएं धमकी नहीं समझी सही। जाए मनोज जी? क्या इस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए धमकी समझी जाए? नहीं, हम लोग धमकी नहीं देते, हम लोग आंदोलन वाली पार्टी हैं, आंदोलन करते हैं। लोहिया जी कहा करते हैं ना कि सड़कें अगर सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई। तो सड़कों पे उतरेंगे, धमकी का है कि भाई सरकार के पास पुलिस तंत्र है, लाठी है, रबड़ की गोलियां हैं, असली गोलियां हैं, जैसा कि संभल में असली गोली भी चलाया था, कितने लड़कों की जान चली गई। तो चलाएंगे, मारेंगे, मारे हमको जिस तरह मारना चाहे मारे, जेल में भेजना चाहे जेल में भेजे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज समाजवादी पार्टी बन के रहेगी। और जितनी भी हिम्मत हो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, वो अपनी हिम्मत लगा के देख लें। और हमें दलित सांसद को अगर खरोच भी आई, तो इतना याद रखें, बहुमत की सरकारें भी गिर जाती, याद रखेंगे वो ये बात ढंग से, अगर हमारे लेकिन मनोज सांसद जी, और हमारी मनोज जी, पार्टी के मनोज जी, कार्यकर्ताओं का नुकसान होगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा। दलित सांसद है इसलिए आपको ज्यादा सिंपैथी हो रही है, या फिर आपके नेता हैं इसलिए ज्यादा सिंपैथी हो रही है? नहीं, अगर हमारा कोई और सांसद इस तरह का बयान देगा तो हम लोग उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। हर चीज में कब दलित नहीं लड़े, जोड़ना जरूरी है? काहे नहीं जोड़ेंगे। अरे बीजेपी दिन रात मुसलमान यादव करती तो हम दलित सांसद की बात क्यों नहीं कहेंगे। दलित है इसीलिए तो उनके तो खिलाफ इस सांसद तरह है, है। एक सांसद तो मिनट, सांसद है। एक मिनट रुकिए। मैं राणा सांगा और महाराणा प्रताप से ऊपर भगवान राम को मानता हूं। क्या कहा था संजय निषाद ने, बयान आपने सुना होगा, मलिक साहब ने भी सुना होगा। कहा था कि भगवान राम दशरथ के पुत्र हैं ही नहीं, वो तो खीर से पैदा हुए थे, खीर खा के। क्या हुआ, संजय निषाद के घर कोई गया था क्या? क्यों, वो तो भाजपा का मंत्री था, कोई नहीं गया, कोई विरोध नहीं हुआ उसका। तो ये बीजेपी जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स करती है ना, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलने देंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसका जवाब देना पड़ेगा भाजपा को। ठीक है। केपी मलिक जी, देखिए, जनता को तय करना है। 27 का इलेक्शन हालांकि अभी दूर है, लेकिन ये जो लड़ाई है सियासी, ये खत्म तो चुनाव पर ही होती है। चुनाव की जीत हारी सब कुछ तय करता है। तो ऐसे में जीत हार के मामले में अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में जो डेंट लगा,
उपचुनाव में योगी जी ने उस पर जो है थोड़ा मरहम लगा लिया, क्योंकि उपचुनाव में सीटें जो है समाजवादी पार्टी ज्यादा हारी, और जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई उससे वो ज्यादा अति उत्साहित है, ये बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे में ईंट से ईंट किसकी बजाई जा रही है या बज रही है, और जनता को क्या समझ में आ रहा है, जरा समझाइए हम लोगों को भी। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जो अभी उपचुनाव हुए विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उनमें किस प्रकार से प्रशासन का रोल रहा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमें ये भी मानना होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आपस में ही दिल्ली और लखनऊ के बीच टकराट थी, यानी अमित शाह और मोदी की जो टकराट थी उसका फायदा विपक्ष को मिला है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपनी ताकत दिखाने के लिए जो प्रशासन का मिसयूज पिछले उपचुनाव में किया गया है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसमें भी कोई मैं बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं इस चीज को मानता हूं, जिसकी सत्ता होती है उसके प्रभाव में आके सीटें उपचुनाव का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि ये सीटें दो चार घटने बढ़ने से सरकार की सेहत पे या विपक्ष की सेहत पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। ये महत्वपूर्ण तब हो जाती है सीटें। नहीं देखिए, संदेश जाता रहे, संदेश तो 400 का भी गया था भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में, अभी 240 पे है। 240 पे पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, लेकिन चले तो जा रही है। संदेश को कौन पूछ रहा है यहाँ? तो मेरा मानना ये है कि ऐसे इस संदेश को यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दूसरा सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो इसलिए 2027 के आने वाले चुनाव पे यही परिस्थिति अब आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से योगी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा खुला हुआ है। आने वाले 2027 तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी तो यही नहीं पता किसी को। तो पहले तो हमें यह देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पार्टी की ये रणनीति अभी चलेगी जो चल रही है कि नहीं चलेगी, क्योंकि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलने वाला है। आरएसएस जिस प्रकार से दबाव बना रही है वो चीजें भी देखनी होंगी। तो क्या रिजल्ट आते हैं हमें पहले उसका देखना होगा। यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ऐसे क्या फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की विदाई उत्तर प्रदेश से हो जाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की विदाई होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो अभी तत्कालीन सेंट्रल में जो गुजरात लॉबी है वो तो पूरा जोर लगाए हुए है योगी जी को हटाने के लिए। और आपने जो आजकल उनके बयान आ रहे हैं, टीवी चैनल पे बयान आ रहे हैं, पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा, एक टीवी इंटरव्यू में आपने देखा कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत होगी तो मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, मैं धर्म की सेवा करना पसंद करूंगा। तो पिछले 8 साल में तो कभी उन्होंने नहीं कहा, तो उनको एकाएक ये चीजें कैसे याद आ गई? तो कहीं ना कहीं इस चीज का आभास उनको भी है कि कुर्सी जा सकती है। और जिस प्रकार के हालात हम दिल्ली में देख रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में अगले 20 दिन में बहुत उठापटक होने वाली है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी और संघ में जिस प्रकार से तलवारें खींची हुई हैं, उसका अंत क्या होता है वो अगले 15 से 20 दिन में आपको दिखाई देगा। और उसका सीधा सीधा उसका असर आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। जी मनोज जी, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति तो कोई नहीं बताता है, कोई राजनीतिक दल, लेकिन इतना आपको मैं जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी को गर्मी में पसीने तो जबरदस्त आएंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, तापमान ज्यादा हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी अपना टेम्परेचर बढ़ गया है। वो हम योगी जी की तरह नहीं कहेंगे कि गर्मी में ठंडक का एहसास कराएंगे, लेकिन हाँ, इस गर्मी में राजनीति भी गर्म होगी, सड़कें भी गर्म होंगी, और बीजेपी के जो प्रशासनिक अमला है उसको भी तबीयत से पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादियों ने ठान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार की जो ये पराकाष्ठा और जो डेडलाइन क्रॉस कर चुका है उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस और सत्ता मिलके, उस सब को रोकने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। और 2027 की बागडोर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। उसके पीछे सिर्फ इतना कारण है, 10 सालों में उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शून्य कर दिया है सरकार ने, शून्य। गाय गोबर की राजनीति करते करते सिर्फ और सिर्फ जनता को बहला लिया, फुसला लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जी
चलिए, मनोज जी की बातें सुन के तो लग रहा है कि अब जो है कुछ बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में और बहुत ही गंभीर होने जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। केपी मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत जो है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, सियासी तापमान भी बढ़ने जा रहा है, और क्या होगा इसकी पूरी अपडेट 4 PM पर आप लेते रहिएगा। फिलहाल के लिए मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।